Hey everyone, I am Akshay Kumar, your curative physio. In this lecture today we are going to discuss about the acromioclavicular joint. हमने shoulder complex से start किया था and in the shoulder complex we have discussed about the sternoclavicular joint structure and its kinematics. Now moving further, joint complex of shoulder. Shoulder के joint complex में we have another joint that is the acromioclavicular articulation that is also one of the very major joint of this complex. इसके बाद जो तीसरा सबसे important joint है इस complex का that is the glenohumeral articulation जिसके बारे में आगे discuss करेंगे in the further lectures. But today we will mainly focus on the joint structure of the acromioclavicular articulation and then आगे we will discuss about the kinematics of the same. Okay, अगर आपको notes चाहिए if you want the notes of the biomechanics or of the any other subjects like of the PT neuro or ortho तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द इंस्टाग्राम और ऑन द व्हाट्सएप कहीं भी, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. द जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा होगा एंड आई एम होपिंग कि आप सभी को एनाटॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर्स जो भी बोन और कार्टिलेजेस के स्ट्रक्चर्स हैं बेसिक वो सभी आपको पता होगा. नाउ मूविंग फर्दर, दिस एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन, ये किसका आर्टिकुलेशन है? एज द नेम इंडिकेट्स दिस इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड द क्लैविकल. ठीक है, ये क्लैविकल के ये क्लैविकल और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के बीच का एक आर्टिकुलेशन है. क्लैविकल का कौन सा एंड? एज वी ऑल नो क्लैविकल हैज टू एंड्स, द लेटरल एंड एंड द मीडियल एंड. तो क्लैविकल के लेटरल एंड, इट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल. ठीक है, बिटवीन द लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल एंड द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, इसके बीच का ये एक आर्टिकुलेशन है. दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशन इन द शोल्डर कम्प्लेक्स. टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. सबसे पहला ये जो हमारा आर्टिकुलेशन है दैट इज द आर्टिकुलेशन बिटवीन द क्लैविकल एंड द एक्रोमियन प्रोसेस. क्लैविकल में कौन सा पार्ट? क्लैविकल में वी हैव द लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल, क्लैविकल का लेटरल एंड एंड द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस, इस दोनों के बीच का आर्टिकुलेशन है. इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल प्लेन ज्वाइंट. ये एक तरह का प्लेन ज्वाइंट है हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. इन सभी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे. एंड इट हैज़ द फॉलोइंग मूवमेंट्स. इंटरनल रोटेशंस, बेसिकली हमारे पास 4 तरह के रोटेशंस इसमें हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल, upward and downward rotation, and we have 2 tilting, anterior and posterior tilting. Apart from these all movements we have some translatory movements also. इसमें हमारे पास कुछ translatory movements भी हैं. इन सभी के बारे में we will discuss in the kinematics section. Okay, let's have a look on the structure of this acromioclavicular articulation. इस acromioclavicular articulation के स्ट्रक्चर को अगर हम समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have 2 different articular surfaces here. पहला कौन सा आर्टिकुलर सर्फेस है? फर्स्ट इज द लेटरल एंड ऑफ द क्लैविकल, क्लैविकल का लेटरल एंड, और दूसरा फैसेट ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर का फैसेट. नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? हमने पहले भी डिस्कस किया था इन द केस ऑफ द स्टर्नोक्लैविकुलर आर्टिकुलेशन दैट उनके भी ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी काफ़ी लेस थे. ज्वाइंट वाज वेरी इनकन्ग्रुएंट, और उनके कन्ग्रुएंसी को मेंटेन करने के लिए, उनके कन्ग्रुएंसी को बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या था? वी हैड द ज्वाइंट डिस्क. लाइक हमने डिस्कस किया था, लेट मी शो यू. ओके, सो हियर इट इज. हमने ये स्टर्नोक्लैविकुलर ज्वाइंट डिस्क के बारे में डिस्कस किया था, जो कि डिस्क हमारा जो क्या था, जो ज्वाइंट सरफेसेस के बीच का जो इनकन्ग्रुएंसी था उसे इंक्रीज करता था. ये इंक्रीज द ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी. ठीक है, और क्योंकि जब तक ज्वाइंट के कन्ग्रुएंसी को हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट मेक द ज्वाइंट स्टेबल. टू मेक द ज्वाइंट स्टेबल द ज्वाइंट शुड बी कन्ग्रुएंट, द ज्वाइंट शुड बी मोर कन्ग्रुएंट. जितना ज़्यादा कन्ग्रुएंसी होगा ज्वाइंट में, वी कैन इमेजिन कि उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है. क्लियर? सो यहाँ भी इन द केस ऑफ दिस एक्रोमियोक्लैविकुलर आर्टिकुलेशन अगेन द ज्वाइंट सरफेस इज वेरी इनकन्ग्रुएंट. इनकन्ग्रुएंट होने के पीछे कारण क्या है कि हमारे जो दोनों आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो हमारा लेटरल एंड ऑफ क्लैविकल है एंड द फैसेट ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस. इन दोनों में जो हमारा फैसेट है एक्रोमियन प्रोसेस का, ये थोड़ा बहुत फ्लैट दिखता है. ठीक है, यहाँ पे वो कनकेव कन्वेक्स वाला कुछ भी फंडा आता नहीं है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग कुछ भी हो नहीं पाता ढंग से. ठीक है, ये काफ़ी फ्लैट दिखता है, इसी कारण से यहाँ पर ज्वाइंट कन्ग्रुएंसी काफ़ी कम है. ठीक है, इसके डेवलपमेंट, इस ज्वाइंट के डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनिशियली फ्रॉम बर्थ के बाद इनिशियली यहाँ पर एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस यूनियन होता है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा दिस इज आवर एक्रोमियन प्रोसेस, ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, दिस इज आवर
क्लेविकल, ये हमारे क्लेविकल का लेटरल एंड है। तो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली बिटवीन दिस टू आर्टिकुलर सर्फेसेस यहाँ पे हमारे पास एक ज्वाइंट फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एक इसीलिए इसे हम एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस यूनियन भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ज्वाइंट के आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच कुछ फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं इन द इनिशियल डेज ऑफ द ज्वाइंट फॉर्मेशन। ठीक है, पर जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये जो ज्वाइंट कार्टिलेज है ये डेवलप होता है मेनिस्कस की तरह। हमने ज्वाइंट ऑफ नी ज्वाइंट में आप सभी ने पढ़ा होगा अबाउट द मेनिस्कस, जो कि कुशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द टिबियोफिमोरल आर्टिकुलेशन। बिल्कुल उसी तरीके से ये हमारा फाइब्रोकार्टिलेजिनस यूनियन जो है ये धीरे धीरे डेवलप होता है एक होमोलॉग, एक मेनिस्कल होमोलॉग की तरह, यानी कि बिल्कुल मेनिस्कस के जैसा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है। पर ये जो मेनिस्कस के जैसा स्ट्रक्चर है ये भी ओवर टाइम ये भी डिजेनरेट होता है और यहाँ पर बस एक ज्वाइंट स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, लेट मी शो यू गाइज। ओके, हाँ, इसमें अच्छे से आपको दिखेगा। सो दिस इज बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ये आर्टिकुलेशन प्रेजेंट होता है बिटवीन द एक्रोमिन प्रोसेस। ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्रोमिन प्रोसेस एंड दिस वन इज द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप देखो ये कौन सा साइड है, दिस इज द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दिस बोन। ये हमारे बोन का मीडियल एस्पेक्ट है, हमने मीडियल से देख रखा है इसे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे दो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं और इन दोनों आर्टिकुलर सर्फेसेस के बीच में यहाँ पर ज्वाइंट स्पेस प्रेजेंट है। वाई दिस इज वाई द ज्वाइंट स्पेस इज प्रेजेंट हेयर, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया इनिशियली क्या होता है, इनिशियली वी हैव द फाइब्रोकार्टिलेजिनस यूनियन। इनिशियली फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट डेवलप्स लाइक अ मेनिस्कस, है ना, वो मेनिस्कस के जैसा कभी कभी डेवलप होता है। एंड इन सम केसेस, एक्चुअली नॉट सम, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ओवर टाइम यूज के बाद एज पर द लाइफ प्रोग्रेस, लाइफ जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है, एजिंग होता है, वहाँ पर एक ज्वाइंट स्पेस डेवलप होता है और वो मेनिस्कस भी बहुत हद तक डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन। अब ये जो ज्वाइंट स्पेस है और ये जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस यूनियन, ये मेनिस्कस का फॉर्मेशन है, इसके जो साइज है वो साइज वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट कैन वेरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कारण से, चूंकि यहाँ पर कुछ भी वैसा एक सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, ये ज्वाइंट भी काफ़ी इनकंग्रुएंट है। हमने स्टर्नोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन में देखा था, वहाँ पे एक डायगोनल डिस्क हमारे पास था, दैट वाज कॉल्ड द स्टर्नोक्लेविकुलर डिस्क। वो डिस्क, उस डिस्क का खासियत ये था कि उसने ज्वाइंट कंग्रुएंसी को इंक्रीज किया था, करेक्ट, पर ओवर द टाइम उसका डिजेनरेशन नहीं हुआ था, वो बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट था। वो बिल्कुल अच्छे से ज्वाइंट को मोर कन्ग्रुएंट करते हुए आ रहा था और उस कारण से वो ज्वाइंट को काफ़ी स्टेबलाइज करता आ रहा था। पर यहाँ पर इन द केस ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन दिस डिस्क डिजेनरेट्स ओवर टाइम लिविंग द ज्वाइंट मोर अनस्टेबल, ये ज्वाइंट को अनस्टेबल करता है। पर अगर हम ध्यान से देखें तो आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ बिटवीन दिस क्लेविकल एंड एक्रोमिन प्रोसेस ये काफ़ी हद तक स्टेबल होता है। तो स्टेबलाइज करने वाले स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? एज वी ऑल नो दैट सॉफ्ट टिश्यूज अराउंड द ज्वाइंट्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ज्वाइंट। वो कोई भी ज्वाइंट हो, उस ज्वाइंट के आसपास के जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली जो हमारे पास लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ज्वाइंट, वेदर इट इज एनी ज्वाइंट ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, कोई छोटा ज्वाइंट हो, बड़ा ज्वाइंट हो, किसी भी ज्वाइंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए लिगामेंट का इंपॉर्टेंस बहुत तगड़ा है। लिगामेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगेन यहाँ पर आर्टिकुलर सर्फेसेस बिटवीन ऑफ दिस क्लेविकल एंड एक्रोमिन प्रोसेस, इनके बीच में भी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास लिगामेंट्स हैं। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो ना तो इस एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन के पास बहुत बल्कि मसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ट्रेपेजियस आपका प्रेजेंट है, यहाँ पर डेल्टॉइड है। अगर आप ट्रेपेजियस और डेल्टॉइड को देखो तो भैया ये तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ना खींच रहा है बोन्स को। अगर कुछ स्टेबलाइज करने वाला ना हो तो ये तो बिल्कुल बोन के जो आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं इन्हें पूरा डिसलोकेट कर देगा, इन्हें पूरा डिस्प्लेस कर देगा। सो द लिगामेंट इज प्रेजेंट हियर टू मेक दिस ज्वाइंट वेरी वेरी स्टेबल डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस मसल पुल इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये मैंने क्यों बनाया था आई डोंट रिमेंबर, बट दिस इज वेरी भद्दा सा डायग्राम, प्लीज मैनेज इट। अगर कुछ समझाना होगा आई विल मेक इट हियर। ओके, सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक। इसके बारे में इन सभी डायग्राम्स पर डिस्कस करेंगे। फिर अभी आते हैं कैप्सूल एंड लिगामेंट्स पर। नाउ
अगर हम स्टर्नोक्लेविकुलर के बारे अगर हम एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिगामेंट के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर लिगामेंट का फंडा, लिगामेंट का फंक्शन काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी अच्छा फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, मेनली एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट में हमारे पास 3 लिगामेंट होते हैं, द सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर, इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर एंड थर्ड वन इज द कोरैकोक्लेविकुलर। ठीक है, ये 3 यहाँ पर ज्वाइंट हमारे पास प्रेजेंट हैं। अगर मैं यहाँ पर वैसा ही डायग्राम बनाकर फिर से दिखाना चाहूँ, सो लेट्स इमेजिन दिस इज आवर एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस वन इज आवर द लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल। इसके बीच में हमारे पास हो सकता है मेनिस्कल होमोलॉग यहाँ पर प्रेजेंट होगा कुछ। लेट्स इमेजिन दिस इज आवर मेनिस्कल होमोलॉग, यहाँ पर मेनिस्कल होमोलॉग है। अब सुपीरियर और इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या करता है और कैसे प्रेजेंट रहता है, इसे अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है, और दिस वन इज द इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये कर क्या रहा है, बेसिकली सुपीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोक रहा है। मैंने बताया था पहले इन द इनिशियल पॉइंट्स ऑफ दिस लेक्चर दैट इन द एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन वी हैव सम ट्रांसलेटरी मोशंस। हमारे पास कुछ ट्रांसलेटरी मोशंस होते हैं, ठीक है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट क्या कर रहा है, दिस इज बेसिकली इनहिबिटिंग दिस सुपीरियर एंड इंफीरियर ट्रांसलेशन ऑफ दिस ज्वाइंट। इस ज्वाइंट पर सुपीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है, सुपीरियर और इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है, तो ये ज्वाइंट और स्टेबल होता है। ठीक है, ये तो एक फंक्शन हुआ। इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर द सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। देखिए, अब आप इमेजिन करो, आप बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो, ठीक है, आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी से कुछ लफड़ा हो गया, झगड़ा करने गए हो, तो वो बंदा आपके शोल्डर पे, ठीक है, वो बंदा सामने से आपके शोल्डर पे बहुत जोर से हिट करता है। करेक्ट, मैंने जो बोला उसे ध्यान से इमेजिन करो। बस आप सामने में खड़े हो, ठीक है, कुछ लफड़ा हो गया, गया हो, मारपीट हो गया, कुछ कोई बंदा आपके सामने से आपके शोल्डर पे, बिल्कुल शोल्डर ज्वाइंट पर एंटीरियर एस्पेक्ट से वो बहुत जोर से हिट करता है, एंटीरियर से पीछे की तरफ हिट करता है, ठीक है, एंटीरियर साइड से बहुत जोर से वो फोर्स लगाता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वहाँ पर हमारे पास सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट ना हो, तो वहाँ पर ये जो ज्वाइंट हमारे हैं, ये ज्वाइंट वहाँ पर डिसलोकेट होने के चांसेस रहते हैं। ज्वाइंट के जो मूवमेंट है वो ओवर मूवमेंट होने का चांसेस रहते हैं, वो थोड़ा डिसलोकेट होने का चांस रहता है। इसके साथ साथ हमारा, अगर हम बात करें सुपीरियर और इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट्स के बीच में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन ज़्यादा मजबूत होता है, तो वो हमारा है सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू द इंफीरियर। वाई, इसके पीछे कारण क्या है समझिए। ये इसे मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब होता क्या है, या फिर कोई दूसरा डायग्राम देखते हैं। लेट्स इमेजिन दिस इज आवर एक आर्टिकुलर सरफेस हमारा ये हो गया और दूसरा कुछ यूं हो गया। ये हमारा क्या है, दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस। ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, ये काफ़ी छोटा मैंने बना दिया है, बट स्टिल दिस इज द एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज द क्लेविकल। ये हमारे क्लेविकल का लेटरल एंड है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, दिस इज आवर सुपीरियर एंड द इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये हमारा क्या है, दिस इज द सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड दिस इज द इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, है ना। अब सुपीरियर ज़्यादा स्टेबल और सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट इतना मजबूत क्यों होता है, उसका कारण ये है कि ये जो सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ये ट्रेपीजियस और डेल्टोइड के टेंडन से जुड़ा होता है। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वी हैव दिस डेल्टोइड, यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ डेल्टोइड मसल है ना, और बिल्कुल यहीं पे पीछे की तरफ वी हैव दिस ट्रेपीजियस मसल। इधर वी हैव द ट्रैप्स एंड इधर वी हैव द डेल्टोइड्स। और ये दोनों बहुत बल्कि मसल्स हैं, हम सभी जानते हैं ये दोनों बहुत बल्कि मसल्स हैं, और इन दोनों के टेंडन्स बिल्कुल यहीं पे प्रेजेंट होते हैं।
इस सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट के जस्ट ऊपर में, एंड दैट्स वाई दिस सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट इज वेरी स्टेबल एंड इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर। ये बहुत स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हुआ? पहला फंक्शन सुपीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट का कि ये एंटीरियर फोर्स अगर कुछ लग रहा है बहुत तगड़ा लेटरल साइड में और लेटरल साइड ऑफ क्लेविकल, तो ये उसे इनहिबिट करता है, उससे होने वाले अनवांटेड मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है। सेकेंडली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ द टेंडन्स ऑफ दिस डेल्टॉइड एंड ट्रापेजियस। इन दोनों मसल्स के टेंडन्स के कारण यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सुपीरियर एंड इंफीरियर एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट। इसके बाद वी हैव द थर्ड वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोरैकोक्लेविकुलर इट मीन्स द लिगामेंट बिटवीन द कोराक्वाइड प्रोसेस एंड द क्लेविकल। ये कोराक्वाइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच का लिगामेंट है। ठीक है, कोराक्वाइड प्रोसेस और कोराक्वाइड प्रोसेस आई थिंक पता होगा आप सभी को अगर देखा जाए। सो दिस इज बेसिकली द कोराक्वाइड प्रोसेस। ये हमारा कोराक्वाइड प्रोसेस है ऑफ द स्कैपुला। तो ये कोराक्वाइड प्रोसेस और क्लेविकल के बीच का लिगामेंट है। ठीक है, ये हमारे लिगामेंट को ये हमारे क्लेविकल को और ज़्यादा स्टेबलाइज करके रखता है, उसके सुपीरियर इंफीरियर और रोटेशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। सुपीरियर ट्रांसलेशन को रोकेगा, इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है और रोटेशनल स्टेबिलिटी को बचा कर रखता है। ठीक है, इस कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट को अभी हम डायग्राम की मदद से भी देखेंगे, पर इसको अगर थियोरेटिकली देखें, सो वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, द मीडियल वन एंड द लेटरल वन। मीडियल वन को हम कोनोइड लिगामेंट कहते हैं, लेटरल वन को ट्रेपेजॉइड लिगामेंट कहते हैं। अगर हम मीडियल साइड वाले लिगामेंट को देखेंगे ना तो उसका स्ट्रक्चर भी कोन के जैसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है, और लेटरल में देखेंगे ट्रेपेजॉइड को तो ये थोड़ा ट्रेपीजियम टाइप दिखेगा हमें, कुछ ऐसा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर में एक और चीज़ जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारा लिगामेंट है, इस लिगामेंट में मीडियल लिगामेंट के जो फाइबर्स हैं वो वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, और लेटरल पार्ट यानी कि जो हमारा ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है, ये ट्रेपेजॉइड लिगामेंट के जो फाइबर्स हैं ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं। इन प्लेसमेंट, इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म को समझिए। जो हमारा मीडियल पार्ट है, जो हमारा मीडियल लिगामेंट है जो वर्टिकली अरेंज्ड है, वो बेसिकली इंफीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है, और जो ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है वो हमारा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को रोकता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ये डायग्राम देखते हैं। लेट अस सी दिस भद्दा सा डायग्राम। इस भद्दे सा डायग्राम के मदद से समझते हैं कैसे होता है। हमने दो कौन कौन सा यहाँ पर देखना है लिगामेंट, वो देख लो आप पहले। वी हैव टू सी दिस मीडियल पार्ट। मीडियल में क्या है? कोनोइड लिगामेंट, एंड लेटरल पार्ट ट्रेपेजॉइड। इसे यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं एक बार, मीडियल कोनोइड एंड लेटरल ट्रेपेजॉइड। वी हैव दिस मीडियल कोनोइड, लेटरल ट्रेपेजॉइड। क्लियर? अगर हम कोनोइड के बारे में बात कर रहे हैं तो कोनोइड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा था? कोनोइड वाज बेसिकली इट वाज वर्टिकली अरेंज्ड एंड ट्रेपेजॉइड वाज हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये बनता कैसे, ये कैसे यहां पर अरेंज्ड होता है। क्लियर? सो आई एम यूजिंग दिस ग्रीन कलर पेन। सो ये हमारा कोनोइड, ये हमारा कोरोनाइड प्रोसेस है ऑफ दिस स्कैपुला। यहीं से वी हैव दिस टू टाइप ऑफ लिगामेंट। ये बेसिकली एक ही लिगामेंट है, उसके दो अलग अलग फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे पास। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला हमारे पास है मीडियल, दैट इज कोनोइड। मीडियल कैसा होगा? कोनोइड मतलब कि कोन शेप्ड का होगा, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीडियल वन, दिस इज द मीडियल वन। ये मीडियल है क्योंकि ये ग्लिनोइड कैविटी है, तो ये लेटरल होगा। दिस वन इज द मीडियल, ये हमारा मीडियल है। ठीक है, दिस इज द मीडियल। एक हमारा ये हो गया। दूसरा कौन सा फाइबर है इसके अंदर में? सेकंड फाइबर इज नथिंग बट द ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड हल्का ट्रेपीजियस टाइप का यहाँ पे होता है, तो ट्रेपेजॉइड कैसा? ये हमारा ट्रेपेजॉइड है, ये ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्या है? दिस वन इज द ट्रेपेजॉइड, ये हमारा ट्रेपेजॉइड है। अब अगर इसे हम थोड़ा जूम करके देखेंगे ना, तो इस मीडियल पार्ट यानी कि हमारा जो कोनोइड लिगामेंट है, इस कोनोइड लिगामेंट का जो फाइबर्स है वो कुछ ऐसे अरेंज होगा, वो कुछ ऐसा अरेंज होता है। देखिए, ये वर्टिकली अरेंज्ड है ना। एट द सेम टाइम ये जो हमारा ट्रेपेजॉइड पार्ट है, इस ट्रेपेजॉइड पार्ट के जो लिगामेंट्स होते हैं ये मोर और लेस हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, कुछ ऐसे अरेंज्ड होते हैं।
अब इसी अरेंजमेंट के कारण इनके जो फंक्शन हैं वो डिफर करते हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे जो क्लेविकल है, हमारा क्लेविकल डाउनवर्ड जा रहा है, अगर इंफीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा ये जो कोनॉइड पार्ट है, दिस कोनॉइड पार्ट यानी कि ये वाला लिगामेंट, ये उसे इंफीरियर ट्रांसलेशन होने से रोकेगा। ठीक है, इंफीरियर ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो ये उसे इंफीरियर ट्रांसलेशन होने से रोकेगा। क्लियर। दूसरा, अगर हमारे पास ट्रापेजॉइड लिगामेंट, इसके बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ये तो हमारा एक इंफीरियर का बात हुआ, इंफीरियर के बाद दूसरा, अगर हमारा पोस्टीरियर ट्रांसलेशन हो रहा है, पीछे की तरफ पोस्टीरियरली ट्रांसलेट कर रहा है क्लेविकल का लेटरल पार्ट, तो उसे वो आगे करके एंटीरियर साइड में फिक्स करके स्टेबलाइज करके रखने का काम कौन करता है? लेटरल, बिकॉज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ दिस लेटरल पार्ट। ओके, कुछ इस तरह से ये अरेंजमेंट होते हैं ऑफ दिस लिगामेंट्स। ठीक है, सो दिज आर द स्पेशल लिगामेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट, और यही लिगामेंट्स हैं जो इस ज्वाइंट को स्टेबलाइज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इन्हीं लिगामेंट्स के कारण ये ज्वाइंट काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, बीइंग मोर अनकंग्रुएंट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अनकंग्रुएंसी है, उसके बावजूद भी इन्हीं लिगामेंट्स के कारण ये चारों तरफ से बहुत स्टेबल ज्वाइंट माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इन लिगामेंट्स के कारण एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो कि इसी डायग्राम में दोबारा से देखते हैं। मान लो हमारे इस किसी इंसान को, कोई भी बंदा है, उसे लेटरल साइड से बहुत जोर से हिट होता है ऑन द शोल्डर ज्वाइंट, लेटरल से मीडियल की तरफ काफ़ी जोर से हिट होता है, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। इस फोर्स के कारण ऐसा हो सकता है कि हमारा ये जो क्लेविकल है ये मीडियली डिसलोकेट हो जाए, ये मीडियली डिसलोकेट कर जाए, ऐसा चांसेस रहता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर रहते हैं। उस मीडियल डिसलोकेशन ऑफ दिस क्लेविकल को भी बचाता है कौन? हमारा ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स। ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स ही हमारे इस मीडियल डिसलोकेशन ऑफ द क्लेविकल को बचाते हैं। कैसे? जब कभी भी यहाँ पर फोर्स लगता है हमारे ग्लिनोइड फोसा की तरफ, काफ़ी बहुत जोर से फोर्स लगता है, ग्लिनोइड फोसा से ये फोर्स ट्रांसमिट करता है थ्रू टू दिस कोरोनॉइड प्रोसेस। इस कोरोनॉइड प्रोसेस में आने के बाद यहाँ पर ये जो लिगामेंट्स हैं कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स, ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो फोर्स हैं, इस फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द मीडियल एंड ऑफ दिस क्लेविकल, और उसके बाद ये एक्सियल स्केलेटन यानी कि स्टर्नम के टुवर्ड्स, एक्सियल स्केलेटन के टुवर्ड्स ये फोर्स ट्रांसमिट होता है। इसी कारण से ये जो, अगर ये लिगामेंट्स ना रहे यहाँ पर, ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स ना रहे यहाँ पर, तो हमारे इस क्लेविकल का डिसलोकेशन का चांस हो जाता है। क्लेविकल मीडियली डिसलोकेट कर सकता है इफ देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स दैट इज हिटिंग ऑन द ग्लिनोइड फोसा ऑफ दिस स्कैपुला। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट, एंड आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आया हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक्स ऑफ दिस एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट, और उसके बाद फिर वी विल मूव ऑन टू सम अदर टॉपिक। अदर टॉपिक क्या हो सकता है? अगला जो ज्वाइंट हमारा है वो। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोमैकेनिक्स सीरीज, जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो आई थिंक डर्माटोम्स, मायोटोम्स या फिर एशिया स्केल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आपने से ही एक रिक्वेस्ट, एक कमेंट आया था हमारे पास, सो वी विल डिस्कस आइदर द एशिया स्केल और द डर्माटोम्स एंड मायोटोम्स। So I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep learning.